अब यहाँ क्या है कि अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है, तो कौन है, तो आंसर क्या है, दिनार। गुप्तकाल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है, दिनार। गुप्तकाल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। अब यहाँ पे गुप्त गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है, दिनार। दिनार कहा जाता था। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है, दिनार कहा जाता था। गुप्त अब यहाँ पे गुप्तकालीन रजत मुद्रा को क्या कहा जाता था, रूपक कहा जाता था। ये IAS 1996 में क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन 2002 में यूपी लॉ और सब यूनिट में पूछा गया है। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों के सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में पाए गए हैं। सिक्कों की सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल राजस्थान का भरतपुर बयाना है। इनके द्वारा जारी किए चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे, स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहते थे। अब यहाँ निम्नलिखित में से, हाँ, क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, चंद्रगुप्त प्रथम ने किए थे। किसने किए थे, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ये UPPCS में 2010 में पूछा गया। सेम क्वेश्चन 2011 में रिपीट हुआ। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन की गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा, गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए थे। चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्व के शासकों और श्रीगुप्त और घटोत्कच द्वारा सिक्के जारी करने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। समुद्र द्वारा भी कई प्रकार के सिक्के जारी किए हैं, परंतु इसका काल चंद्रगुप्त प्रथम के बाद का है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, तो स्त्री और शूद्र प्राकृत बोलते थे। यही स्त्री 1995 का क्वेश्चन है। तो गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते थे, जबकि उच्च वर्ण के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है, तो एरन से मिलता है। तो यहाँ सती प्रथा का प्रथम अभिलेख सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य एरन से प्राप्त होता है। ये अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरन से प्राप्त हुआ है। ये अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का परिणाम मिलता है। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसकी प्रारंभिक तिथि 319 ईस्वी है। ठीक है। अभी 52 की बात करते हैं, तो सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। नीचे दिए गुटों का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो सूची 1 में सम्राट है, सूची 2 में क्या है, तो विरुद्ध है। सूची 1 में सम्राट है, सूची 2 में विरुद्ध है। तो यहाँ पहला है कि अशोक है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, स्कंदगुप्त है। अशोक है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, स्कंदगुप्त है। ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अशोक क्या है। यहाँ पे सम्राट है, विरुद्ध है। सम्राट है, अशोक क्या है, अशोक प्रियदर्शनी, अशोक प्रियदर्शनी है। चंद्र समुद्रगुप्त की बात करते तो पर क्रमांक है। समुद्रगुप्त की बात करते तो पर क्रमांक है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते तो विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते तो विक्रमादित्य है। स्कंदगुप्त की बात करते तो क्रमादित्य। स्कंदगुप्त की बात करते तो क्रमादित्य। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो आंसर क्या होगा, गुप्त काल की। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो गुप्त काल की। अब यहाँ क्वेश्चन है कि गुप्त काल में नगर क्रमिक, यहाँ पर गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए हैं। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया और वहाँ के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसे प्रमुख नगर हविनसांग के आगमन तक गांव बन गया था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो गुप्त काल की थी। ये 40 BBC प्री 1995 में पूछा गया कि गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए हैं। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया या वहाँ के आवासन से पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर हविनसांग के आगमन तक गाँव बन गया। मथुरा जैसा प्रमुख नगर एवं कुम्हरार, सोनपुर, सौगौरा उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल के ह्रास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। कि शासक वंश ने मंत्रियों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे, तो गुप्त वंश के शासकों ने दिए थे। ये 39 BBC प्री 1994 का क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के शासकों ने मंत्रियों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया उससे यह स्पष्ट होता है कि भूमिदान के साथ साथ गाँव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहिता को सौंपी जाती थी। 55 की बात करते हैं कि प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता था, तो गुप्त वंश का शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता था। ये UPPCS स्पेशल प्री 2004 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि गुप्त काल को इतिहासकारों ने भारत का स्वर्ण युग कहा है। गुप्त काल को इतिहासकारों ने भारत का स्वर्ण युग कहा गया। इस काल को क्लासिक युग या भारत का
पेरिक्लिन युग भी कहा गया। अपनी जिन विशेषताओं के कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है वे इस प्रकार के महान सम्राटों का काल था, श्रेष्ठ शासन था, आर्थिक समृद्धि थी, धार्मिक सहिष्णुता का काल था, भारतीय संस्कृति के प्रचार का काल था, साहित्य तथा विज्ञान एवं कला के उत्कर्ष का काल था। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। तो आंसर क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे ऋग्वैदिक काल को छोड़कर प्राचीन भारतीय इतिहास में स्त्रियों की स्थिति कभी अच्छी नहीं रही। गुप्त, मौर्य और चौल काल में भी स्त्रियों की स्थिति से संबंधित कुछ सीमित प्रसंगों को छोड़कर उनकी दयनीय स्थिति का ही साक्ष्य मिलता है। तो स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी किसी काल में नहीं मानी जा सकती। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। उपज का छठा भाग था। ये 42 बीपीएससी प्री 1977 में पूछा है। उपज का छठा भाग। तो गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, राजा की भूमि पर कृषि करते, उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो सामान्यतः षष्ठांश होता था, मतलब छठा भाग होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग या भाग कर कहते थे। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उद्रंग कहा जाता था या भाग कर कहा जाता था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 है। प्राय सभी धर्मशास्त्रों से में भू राजस्व की दर 1/6 उपज का छठा भाग ही था। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो उपज का छठा भाग। विशेष प्री 1999 में पूछा है कि उपज का छठा भाग ही हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था। तो आंसर क्या है? बिना जोते हुई जंगली भूमि को अपृहत कहा जाता था। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि को। वो भूमि जिसे जोता ना गया हो उसे अपृहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है। वो भूमि जिसे जोता ना गया उसे अपृहत कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है, टर्म है। आंसर बिना जोती हुई जंगली भूमि। अब यहाँ क्वेश्चन के भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलियावाप तथा द्रोणावाप। भारतीय इतिहास के संबंध में कुलियावाप तथा द्रोणावाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो ये भूमाप थे। कुलियावाप वाप या माप कह सकते हैं, भूमाप थे। यहाँ गुप्त काल में भूमि से अलग अलग राजस्व लिया जाता था। कुलियावाप, द्रोणवाप या अथवा भूमि माप की इकाइयाँ थी। अब यहाँ क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान किया जाता था। तो आंसर क्या होता था? ब्राह्मणों को किया जाता था। ये MPPCSP 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है। तो गुप्त काल में मंदिर और ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। गुप्त काल में मंदिर और ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। ऐसी भूमि सभी प्रकार के करों से मुक्त होती थी तथा इनके ऊपर धारकों को पूर्ण स्वामित्व होता था। इस प्रकार के भूमिदान का एकमात्र उद्देश्य धार्मिक एवं शैक्षणिक था। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? तो एक विदक भागम कहते थे। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम कहते थे अथवा उदक भाग कहा जाता था। हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग कहा जाता है। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग अथवा उद्रंग कहा जाता है। प्राचीन भारत की राजपूत युगीन संस्कृति में उल्लेख है। कि उपनारिका भूमि पर अस्थायी और अस्थायी रूप रहने वाले किसानों से लिया जाता था। अब यहाँ क्वेश्चन है कि तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। वारंगल प्रसिद्ध था। लोहे के यंत्र और उपकरण होते हैं। यहाँ तीसरी शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्र और उपकरण हेतु प्रसिद्ध है। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटाशाला, कदूरा और छोल किसके लिए विख्यात था? घंटाशाला, कदूरा और छोल किसके लिए विख्यात था? तो विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के लिए। विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के लिए। यहाँ पे क्या है? घंटाशाला, कदूरा, छोल गुप्त काल में बड़े बंदरगाह थे जहाँ से विदेशों से व्यापार किया जाता था। घंटाशाला एवं कदूरा जहाँ पूर्वी तटीय शहर थे, वहीं चोल पश्चिमी तटीय शहर थे। घंटाशाला एवं कदूरा जहाँ पूर्वी तटीय शहर थे, घंटाशाला एवं कदूरा कहाँ थे? पूर्वी तटीय शहर थे, जहाँ वही चोल पश्चिमी तटीय बंदरगाह शहर का प्रतिनिधित्व कहलाता था। तोरमन किस जातीय दल का था? तो हुन का था। ये IAS प्री 1995 में पूछा हुआ है। तो तोरमन यहाँ पे है। यहाँ पे तोरमन भारत में दूसरे हुन का
तोरमन भारत पर दूसरे हुन आक्रमण का नेता था। मध्य भारत के एरे नामक स्थान से बराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका अभिलेख मिला है। मध्य भारत के एरे नामक स्थान से बराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका अभिलेख मिला है, जिससे ये पता चलता है कि धन विष्णु उसके शासन काल के प्रथम वर्ष में उसका सामंत था। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हुन शासक मेरू कुल को पराजित किया था? तो ये यशोधर्मन है। तो यहाँ पे क्या है, चीनी यात्री विवेन संघ तथा मंसूर लेख के साथ से ये कहता था कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त बालादित्य तत्पश्चात मालव नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिर कुल को पूरी तरह पराजित किया गया था। यहाँ पे क्या है, चीनी यात्री विवेन संघ तथा मंसूर लेख के साथ से कहता था कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त बालादित्य तत्पश्चात मालव नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह पराजित किया गया था। अब यहाँ क्वेश्चन है कि चीनी यात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया वो कौन था? सुंगयुन। चीनी तीर्थ यात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया कौन था? सुंगयुन। अब यहाँ क्वेश्चन है कि चीनी यात्री सुंगयुन 518 में भारत आया। उसने अपनी 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियाँ एकत्रित की थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो ये आंसर का 515 से 520 ईसा पूर्व। 520 चीनी यात्री सुंगयुन यानी 6ठी शताब्दी में आया था। चीनी यात्री सुंगयुन 518 से 521 ईस्वी तक भारत की यात्रा की। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियाँ एकत्रित की थी। नीचे दिए विकल्पों में निकटतम है। तो क्वेश्चन क्या है कि चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत यात्रा की थी 515 से 520। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गुप्त सम्राट स्वयं को यहाँ पे गुप्त सम्राट स्वयं के लिए देवी अधिकारों पर दावा करते थे। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। उन्होंने भूदान की परंपरा को विस्तारित किया। तो आंसर सी होगा। इसमें 1 और 3 सही है। अब यहाँ गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था क्या थी? राजतंत्रात्मक थी। यहाँ गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्त वंशी शासक अपनी देवी उत्पत्ति में विश्वास करते थे। गुप्त शासकों ने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया। गुप्त शासन का स्वरूप केंद्रीकृत न होकर संघात्मक था। ठीक है, गुप्त राजा अनेक छोटे राजाओं का राजा होता था। सामंत तथा प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों में नितांत स्वतंत्रता का अनुभव करते थे। इस पर का कथन 1 एवं 3 सही है, जबकि कथन 2 गलत है। क्वेश्चन की गुप्त काल के दौरान भारत में बलाश्रम वृष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा किए जाने वाला एक कर प्रकार का कर माना जाता था। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिए जाने वाले कर का एक भाग माना जाता था।